नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी से आने वाले प्रश्नों को हम देख रहे थे। देखिए, उसी सिलसिले में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। यहाँ पर टर्म ध्यान दीजिएगा, सभी महिलाओं के लिए, ठीक है ना। सभी महिला, पहला ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। अब इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं। पहला प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको इंगित करवाया था। तो इसमें जो है सभी के लिए नहीं किया गया था, इसमें केवल एक सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए था, सभी महिलाओं के लिए नहीं था, और ना ही ये वयस्क मताधिकार पर आधारित था, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। जी हाँ, आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, ये कथन सही है। साथ ही साथ जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसका विस्तार करते हुए महिलाओं के अलावा श्रमिकों के एक वर्ग को, दलितों के वर्ग को भी एक पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए आरक्षित किया गया था। तो इस प्रकार हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सभी महिलाएं लिखा था, और दूसरा कथन हमारा सही होगा, यानी केवल दो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब सूची का मिलान करना है, यानी यहाँ पर क्या सही होगा। तो 323A, जाहिर सी बात है यहाँ प्रशासनिक अधिकरण हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। 324 में हमारा निर्वाचन हो जाएगा। 330 हमारा लोकसभा के लिए SC ST सदस्यों का आरक्षण, और 320 हमारा लोक सेवा आयोग के कार्य। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सेट बैठेगा, चलिए इसको एक बार मैच कर लेते हैं। प्रशासनिक अधिकरण 323 में है, 324 में निर्वाचन है, यानी कि 2143। तो 2143 हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। पहला कह रहा है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा अवसर की समानता, और चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा, प्रतिष्ठा और गरिमा, इन दोनों की बात होती है। तो गरिमा और प्रतिष्ठा में कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों के लिए प्रतिष्ठा से शब्द का अर्थ है स्टेटस, और गरिमा यानी डिग्निटी। तो इन दोनों की बात की गई है, यानी कि हमारे जो ऑप्शन में है तो सभी चारों हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा कह रहा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा कह रहा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। देखिए, राज्य यानी राष्ट्र, यहाँ पर आपको कई बार इंग्लिश ट्रांसलेशन देखनी पड़ती है, और आप ध्यान देंगे अगर राष्ट्र के रूप में राज्य शब्द लिखा रहता है तो उसमें कैपिटल एस होता है, और अगर स्टेट के शब्द में अगर आ रहा है तो इस स्मॉल एस में भी दिया रहता है, ठीक है। तो राज्य का अध्यक्ष, तो हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है, और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इन चीज़ों को हमें समझना है। साथ ही साथ जो सामूहिक उत्तरदायित्व का भी नियम जो लगता है वो भी यहाँ पर काम करता है, और मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये चीज़ भी सही है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन 3 है, कह रहा था कि पॉइंट 3 राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। ये जो हमारा है विश्वास के कारण सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम के साथ में पढ़ें, और पहला प्रश्न जो है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन से सही कथन हो जाएंगे, केवल 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, इसलिए टफ की कैटेगरी में तो नहीं आता है, बहुत साधारण स्तर का क्वेश्चन है। इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा
इसे किया गया है। और याद रखिएगा कई बार पूछ लेता है किसकी गवर्नमेंट थी, तो याद रखिएगा जनता पार्टी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी। अधिनियम 44वां 1978 का है और ये प्रभावी होता है 79 से। ठीक है, तो बस इतना इम्पोर्टेंट इसमें है। अब ये शुरू में क्या था हमने पढ़ा आपको, संपत्ति का मूल अधिकार था। तो मूल अधिकार से हटने के बाद संविधान में तो बना रहा 300A में, उसके बाद इसका अस्तित्व कैसा हो गया, इसका प्रकृति कैसी हो गई, विधिक या कानूनी अधिकार के दर्जा मिलने की हो गई। ठीक है ना, पहले ये मूल अधिकार था, उसके बाद ये विधिक या कानूनी अधिकार हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। देखिए मौलिक कर्तव्य इन्फोर्सिएबल है नहीं है, हम जानते ही हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत मिल रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है, यही पूछ रहा था। अन्य 3 कथन जो सही हैं उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ये भी सही है। तो जब हमें पहला ही मिल गया उत्तर, क्या हो गया, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है लिखा है, जबकि मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या जेबी वीटो कहते हैं। तो जेबी निषेधाधिकार जिसे कहा जाता है, इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ भी है। और 1986 में 1986 में किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ये संबंधित किससे था, तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जो आया था उसके संबंध में इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर कह रहा है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बार में 1 वर्ष। आपने पढ़ा भी कॉन्सेप्ट, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है लोकसभा कार्यकाल। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। ठीक है, चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया। तो देखिए 2001 का अधिनियम है, 2001 में पारित हुआ था। और इसमें सीधे जो बात की गई ना पौधों की किस्मों के साथ ही साथ उनके संवर्धन और कृषकों के अधिकारों का संरक्षण, पौधों की जो किस्में हैं उनको कैसे और प्रभावी बनाया जाए, नई नई तकनीकों के प्रयोग करने को प्रोत्साहित करना, इन तमाम चीज़ों का इसमें उल्लेख था। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम 2001 का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर संघ द्वारा लेन देन पर कर कौन लगाता है। तो कहा रहा है संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। देखिए संघ द्वारा लगाए भी जाते हैं और संघ द्वारा एकत्रित भी किए जाते हैं, यानी कि कौन से कथन सही हैं, तो केवल एक सही है, क्योंकि इसे राज्य द्वारा नहीं संघ द्वारा ही एकत्रित किया जाता है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक। कौन से कथन सही हैं, तो केवल एक। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू की गई। देखिए जेंडर बजटिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट 2005 से केंद्रीय बजट में प्रारंभ किया गया। अब जेंडर बजटिंग का उद्देश्य क्या है, महिलाओं को मुख्य धारा में लाना। ठीक है ना, देखिए महिलाओं को समान अधिकार देना, और इस तरह की जब नीतियाँ बनाई जाएँ, कोई कार्यक्रम बनाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनके कार्यान्वयन और समीक्षा करते समय हमेशा उस योजना के, उस प्लान के लैंगिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाए ताकि महिलाओं को उसका लाभ मिल सके। यही जेंडर बजटिंग है और केंद्रीय बजट 2005-06 में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की संकल्पना को स्थापित किया गया था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा समाजवादी संकल्पना से आप एक चीज़ समझ लीजिए, इसका इसमें औद्योगिकरण तो था, लेकिन औद्योगिकरण का मेन उद्देश्य समाज का विकास करना था, ठीक है ना। अब ये किस मॉडल पे था, तो महालनोबिस मॉडल पे था। इससे आपको क्या होना चाहिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो हमारी प्लांट और मशीनरीज कितनी लगी, कितने स्टील प्लांट लगे थे, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। 56 से लेकर के 61 तक ये योजना थी, ठीक है। और 1956 में जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, औद्योगिक नीति थी, उसमें जो समाजवादी ढांचा मिलता है, समाजवादी जो ढंग मिलता है, वो भी इसी की देन है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये रहे आपके प्रश्न। अन्य वीडियोज़ में हम बाकी प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।